सबसे पहले तो खबर यह है कि अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी की है और अपने शहरियों को मना किया है कि पाकिस्तान में वो मूव ना करें। स्पेशली उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, इंडिया पाकिस्तान के वो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पे। साथ में ये भी बताया कि जो एहतजाज होता है जिन इलाकों के अंदर वहाँ पे भी ना जाएं। यानी पाकिस्तान में एहतजाज मना है, शरीक ना हों। सोशल मीडिया पर हुकूमत और फ़ौज पर तनकीद की वजह से कई अमरीकी शहरियत रखने वाले शहरी गिरफ्तार हो चुके हैं। सफारत खाना गिरफ्तारी पर महदूद मदद फराम कर सकता है। अमरीकी महकमा खारजा ने अपने शहरियों को वार्निंग जारी की है कि वो पाकिस्तान में ट्रैवल भी ना करें, दहशतगर्दी के वाक़यात और ख़तरात भी हैं। इस पे जो पहले ही इम्तियाज़ गुल साहब ने सबसे पहले ये बात की थी और उन्होंने कहा था कि आपने बंदा पकड़ के तो अमेरिका को दे दिया है और अमेरिका ने शुक्रिया तो अदा कर दिया है, लेकिन ये एक रॉन्ग रीज़न है, ये एक अच्छी वजह नहीं है। इससे पाकिस्तान इस बारे में रजिस्टर्ड होगा कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी दुनिया में जाती है या पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं। अब वो ये कहते हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी के ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के एक दिन बाद अमरीकी महकमा खारजा ने अमरीकी शहरियों को नई वार्निंग जारी की है, पाकिस्तान का सफ़र ना करें। इसकी तशरीह कैसे की जाए? क्या बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की पहचान सिर्फ दहशतगर्दी के मसाइल से है? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए पाकिस्तान के साथ हुआ क्या, ये सिर्फ एक एहसन इकबाल साहब का आपको ट्वीट में पढ़ के सुनाता हूं। एहसन इकबाल साहब आजकल जरा ऊंची हवाओं में उड़ रहे हैं और ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जैसे उनसे बड़ा जमहूरी कोई नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जैसे पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। लेकिन पहले आप ये सुन लें, वो कहते हैं 2018 में एक अनाड़ी को बिठाया गया था जो मुल्क को दिवालिया करके चला गया। हमने मुल्क को दोबारा पांव पर खड़ा किया और सियासत की कुर्बानी दी। ये एहसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं। अब अच्छा खासा नादरीन मुल्क चल रहा था 2022 तक। कोरोना के बावजूद पाकिस्तान की मईशत बच गई थी, ग्रोथ रेट बढ़ रहा था, महंगाई पर कंट्रोल था, आलमी प्रेशर के बावजूद इंडस्ट्री अपनी पूरी सलाहियत से प्रोडक्शन कर रही थी। पाकिस्तान में देखें ना, आपको मजदूर नहीं मिल रहे थे, स्किल्ड वर्कर्स आपको नहीं मिल रहे थे इंडस्ट्री चलाने के लिए। ये भी पाकिस्तान में टाइम आया हुआ था, नए से नए मंसूबे लग रहे थे। फिर अचानक से उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को एक दफा फिर एक्सटेंशन की खुजली हो गई और इस चक्कर में उन्होंने सारे करप्ट सियासतदानों को इकट्ठा किया और हुकूमती जमात के अंदर लोटे बनाए और हुकूमत गिरा दी। सिंपल ये हुआ। करप्ट टोले ने आने के बाद अपने केसेस खत्म किए, सख्त तरीन कवानीन जो थे जो उनकी करप्शन को पकड़ते थे उन कवानीन को ही बदल दिया और मुल्क में हर चलती हुई चीज को रोक दिया। महंगाई और कम तरीन सरमायाकारी के 50 साल रिकॉर्ड इस हुकूमत ने तोड़ दिए। इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां की। मुल्क को अमली तौर पे इस हुकूमत ने दिवालिया के करीब पहुंचाया और इसका एतराफ वफाकी वज़रा ने खुद किया। और फिर तारीख के बदतरीन टैक्सेस लगाए अवाम के ऊपर, तारीख के महंगे तरीन कर्जे इन्होंने लिए इदारों से और अवाम के ऊपर बोझ बढ़ाते गए। अवाम पे इतना बोझ डाला कि उसी बोझ तले इनकी अपनी सियासत भी तबाह हो गई। सियासत इसलिए तबाह नहीं हुई, आपने पहले मुल्क को दिवालिया किया, फिर दिवालिया से बचाने का सारा बोझ अवाम के कंधों पे डाला। इस वजह से आपकी सियासत तबाह हुई है। 38% जो महंगाई पहुंची है वो एहसन इकबाल साहब आपके दौरे हुकूमत में पहुंची है। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बताऊं कि ये जो इमरान खान साहब का दौर था ना, वो आज भी मौजूदा दौरे हुकूमत के मुकाबले में सुनहरा दौर लगता है। उसकी वजह यह लोगों के पास रोजगार था, लोगों के पास एतमाद था, पाकिस्तान की ग्रोथ बढ़ रही थी, पाकिस्तान के अंदर कारोबारी जिंदगी चल रहा था, तो सिस्टम लोगों का चला हुआ था, हुकूमत लोगों को रिलीफ दे रही थी। आलमी दबाव और महंगाई के बावजूद पाकिस्तान में महंगाई पे कंट्रोल था। ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में था। लेकिन ये ऐसे निकम्मे और नालायक जत्थे को लाकर मुसल्लत किया गया। सिर्फ एक शख्स ने अपनी एक्सटेंशन के लिए खेल शुरू किया और उस खेल का नतीजा ये निकला कि ना उस शख्स को एक्सटेंशन मिली और ना पाकिस्तान के पल्ले उसने कुछ बाकी छोड़ा। अब सूरत हाल यह है कि जिस इदारे से उस शख्स का ताल्लुक था, पाकिस्तान आर्मी से, उसकी हालत क्या कर दी। देखें ना, पाकिस्तानी फौज का जो सबसे बुनियादी काम है वो अवाम की हिफाजत है, सरहदों की हिफाजत है। हमारी पाक फौज ने कई ऐसे काम अपने जिम्मे ले लिए हैं और गुज़िश्ता कुछ अरसे में ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से अपने जिम्मे लिए हैं जो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। मिसाल के तौर पर सियासत में उनकी मुदाखलत होती है, हुकूमत में वो मुदाखलत कर रहे हैं, मईशत की जिम्मेदारी उन्होंने अपने जिम्मे ली हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी अपने जिम्मे ली हुई है, मीडिया कंट्रोल की जिम्मेदारी अपने जिम्मे ली हुई है, अदलिया कंट्रोल की जिम्मेदारी अपने जिम्मे ली हुई है, पार्लियामेंट के कंट्रोल की जिम्मेदारी अपने लिए ली हुई है।
यानी अब सियाहत का शोबा हो, मादनियात का शोबा हो, ब्यूरोक्रेसी की तैनातियां हो, तामीरात का शोबा हो, रियल स्टेट का शोबा हो, दर्जनों ऐसे कारोबारी इदारे चला रही है पाकिस्तान की फौज, जो इनकी जिम्मेदारी नहीं है, जो इनका काम नहीं होना चाहिए। इनके अंदर खाद से लेकर सीमेंट तक, सड़कों से लेकर दलिया तक, दूध से लेकर मवासलात तक, बैंक से लेकर प्राइवेट सोसाइटियों तक और दीगर कई बिजनेसेस ऐसे शामिल हैं जो प्राइवेट सेक्टर करता है। लेकिन यहां पे पाकिस्तान की फौज ये सारे कारोबार करती है। ये सारे कारोबार जो है ना वो एक इजाफी बोझ है। मजे की बात यह है कि यह दावा किया जाता है फौजी अफसरान जो रिटायर है उनकी जानिब से कि फौज जो जो बिजनेसेस कर रही है वो सारे फायदे में जा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक चैनल पे, काले चैनल पे गालिबन मैं देख रहा था कि वहां एक फौजी बैठ के ये कह रहा है रिटायर कि जनाब फौज के जेर असर जितने भी इदारे चल रहे हैं, प्राइवेट कारोबार चल रहे हैं, वो सारे तरक्की कर रहे हैं और सारे मुनाफे में जा रहे हैं। तो पाकिस्तान क्यों खसारे में जा रहा है? यानी पाकिस्तान की फौज का जो वाहिद काम है वो तो दहशतगर्दी पे कंट्रोल था। और हमें आर्मी चीफ मिसालें दिया करते थे शाम की, लिबिया की, कि जनाब उन मुल्कों की आप हालत देखें, शाम, यमन, लिबिया, इराक, इन मुल्कों के नाम लेकर हमें डराया करते थे कि अगर पाक फौज नहीं होगी तो आपकी हालत वैसी ही हो जाएगी। अब जनाब जो नया आदादोशुमार आया उसके मुताबिक हमारी हालत उनसे बुरी हो गई है। पाक फौज भी मौजूद है। यानी बिजनेसेस चल रहे हैं, सियासत चल रही है, मामला चल रहे हैं, अदलिया कंट्रोल हो चुकी है, हर चीज पे मुकम्मल कंट्रोल और काबू होने के बावजूद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से सूरत हाल यहां तक क्यों पहुंची, जिसके लिए बुनियादी जिम्मेदारी पाकिस्तान की फौज की है। बाकी सारे शोबों में अगर ये कामयाब हैं तो उस शोबे में जिसके लिए पाकिस्तान की कौम अपना पेट काटती है, उस शोबे में जिस शोबे के लिए पाकिस्तानी कौम जो है वो इतनी बड़ी फौज का बजट बर्दाश्त करती है, उस शोबे में नाकामी क्यों हुई है? देखें, कामयाबी तो सबसे पहले उस शोबे में होनी चाहिए ना जो बुनियादी काम है। आपको अपना बुनियादी काम आता हो तो फिर आप कोई और इधर उधर का काम कर दें तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आपको अपना बुनियादी काम जो है उसके अंदर नाकामी का सामना है तो फिर आपको सारे काम छोड़कर अपने बुनियादी काम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जिन ममालिक का नाम लेकर हमें डराया जाता था वो आज हमसे बेहतर है। नाज़रीन, एक और खबर है, और ये खबर आई है जनाब, इंडियन मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है और वो तो बहुत रोला डाल रहे हैं। कुलभूषण यादव के हवाले से खबर है कि तुर्बत में नामालूम अफराद की फायरिंग से नमाज तरावी के दौरान मुफ्ती शाह मीर जाँ बहक हो गए। मुफ्ती शाह मीर का कत्ल भारतीय मीडिया की टॉप स्टोरी बना हुआ है इस वक्त, और वो ये दावा कर रहे हैं कि कुलभूषण यादव को गिरफ्तार करवाने के पीछे मुफ्ती शाह मीर का हाथ था। ये वो दावा कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपने टारगेट्स तो अचीव किए हैं। सिखों का कत्ल किया गया पाकिस्तान के अंदर, मुख्तलिफ ऐसे एलिमेंट जिनको भारत अपने खिलाफ समझता था उनका कत्लेआम किया गया पाकिस्तान के अंदर। खालिस्तान के साथ जुड़े हुए कुछ लोग, उनका कत्ल किया गया पाकिस्तान के अंदर। फिर भारत ने जो टारगेट अपने अचीव करने हैं पाकिस्तान में, वो वक्तन फवक्तन वहाँ पे उनके अखबारात, उनके टीवी बताते हैं कि फलां बंदे को भी घुस के मार दिया, भारतीय इंटेलिजेंस की बड़ी कामयाबी है। कुछ 20 के करीब टारगेट्स के बारे में खबरें भी छपी थी कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर ये टारगेट्स अचीव किए हैं। तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने काउंटर करना है ना भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज को। अगर वो पाकिस्तान के अंदर अपने टारगेट अचीव कर रहे हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी बढ़ती चली जा रही है, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है उनकी कारकर्दगी के ऊपर, और इसका जवाब तो फिर पाकिस्तान के इदारे ही दे सकते हैं, हम तो नहीं दे सकते। अब ये जो मुफ्ती शाह मीर साहब हैं, इनके बारे में भी अब जो गवर्नमेंट अपना मौक़िफ़ दे सकती है कि क्या इनका कोई ताल्लुक था या नहीं था कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी में। सोर्सेज तो कह रहे हैं, लेकिन भारतीय मीडिया जो है वो इसको शद्द और मद के साथ बयान कर रहा है, और वो ये दावा कर रहे हैं कि बिल्कुल यही बंदा था।